मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने कल लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया था, लेकिन हमने आपको कहा था कि आप इसको कैलकुलेट करिएगा, नहीं आए तो बताइएगा मुझे। तो बच्चों ने बताया कि प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहा है, तो आप देख लीजिए उसे कैसे लगाएंगे। एरिया का यही फॉर्मूला बना के हमने आपको दिया था, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैंने बोला ए और बी कैसे हैं, कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल है, तो आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करना शुरू करिए। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू, ए बी तो कांस्टेंट टर्म है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा प्लस, इसमें बेटा दो फलन है और गुणनफल वाला सूत्र लगा दीजिए। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस दूसरा फलन कॉस थीटा पहले का अवकल गुणांक साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी, दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, तो साइन थीटा का अवकल गुणांक कॉस थीटा। ए बी, अब थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, ये कॉस थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। आपको नहीं लगता कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा हो गया? नहीं समझ में आया भाई? देखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा हो गया और ये कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी डी थीटा ऑफ ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करना होता है बताइए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी थीटा ऑफ ए को 0 लिखेंगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डी डी थीटा ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, डी डी थीटा ऑफ ए की वैल्यू ये है ए बी, यहां पर ये कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ए बी कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ए बी तो उधर जाके 0 हो जाएगा, ए बी तो उधर जाके 0 हो गया, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए बी जाके 0 हो गया। ये कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम एक काम करते हैं, कॉस 2 थीटा का सूत्र लगा दो। एक फॉर्मूला बेटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इस इक्वेशन को सही से लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 1 कम 2, अब 2 कैसे फैक्टर करो कि घटाने से 1 आ जाए, 2 और 1, तो हम कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 2 कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए। 2 कॉस थीटा अगर आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1। इसमें से अगर वह माइनस 1 कॉमन करेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया कॉस थीटा प्लस 1 और साथ में 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार उसको 0 के बराबर करेंगे। यदि कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। कॉस थीटा में माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, थीटा बराबर
180 डिग्री। ठीक है, एक बार इसको बेटा जब 0 के बराबर करोगे तो भैया क्या आ जाएगा 1/2। कॉस थीटा में 1/2 बेटा किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। कॉस 60 का मान 1/2 होता है ना। अब ये थीटा की दो वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू ठीक होगी, कौन सी गलत मानी जाएगी, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी हो सकती है। या दोनों से आप रख के देख लो, जिससे क्या मिल जाए तुम्हें। क्या चाहिए था आपको महत्तम क्षेत्रफल, वही हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए एरिया का क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालिए। अब डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए भी तो कांस्टेंट है, बाहर लिखा ही रहेगा, अंदर जब चलेंगे तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस बउआ देखो भैया कॉस 2 थीटा का क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करोगे तो 2 और आ जाएगा, तो -2 साइन 2 थीटा -2 साइन 2 थीटा। बेटा ये क्या आ गया डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब थीटा बराबर 180 पर इनके मान निकालेंगे हम, फिर थीटा बराबर 60 डिग्री पर इसका मान निकालेंगे हम। 180 पर निकालोगे अगर तो साइन 180 का मान कितना होगा 0। यहां भी साइन 360 बन जाएगा क्योंकि 2 थीटा है, तो साइन 360 का मान भी 0, तो ये तो क्या आ जाएगा 0। और 180 पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। समझ आ गई बात। ठीक, इसको छोड़िए 60 पर निकालिए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा स्क्वेयर। वैल्यू कितनी आएगी हमें मतलब नहीं है, उसका निशान कैसा आएगा हमें इससे मतलब है। तो बेटा देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 इंटू 2 120, साइन 120 की वैल्यू इट इज अगेन √3/2। लेकिन दोनों निशान कैसे लगे हैं, तो हल करने से भी बेटा क्या आएगा माइनस, तो डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर कैसा आएगा नेगेटिव। इसका नेगेटिव आना इस बात का संकेत है कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो महत्तम है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर दीर्घवृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा कैसा है महत्तम है। समझ आई बात आपको। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम है तो महत्तम ही तो हमको दिखाना था, पर अब यह भी पूछा जा रहा है कि उसका महत्तम क्षेत्रफल बताओ कितना है। अब त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल बताइए क्या करना पड़ेगा अगर महत्तम क्षेत्रफल निकालना है। महत्तम है ये तो पता लग गया कि थीटा बराबर 60 होगा तो महत्तम होगा, लेकिन महत्तम क्षेत्रफल चाहिए तो क्या किया जाए, क्षेत्रफल का जो ये हमने बनाया है सूत्र इसमें रख देना चाहिए आके हमको। ठीक है, रखो ए बी साइन 60 की वैल्यू बउआ √3/2, साइन 60 √3/2 और cos 60 बेटा 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसमें भी 2 से गुणा और 2 का भाग करवा लें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इसका हर कितना बन जाएगा 4 और इसका हर कितना है 4। जब हर बराबर है तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। तो ये एरिया की वैल्यू आ जाएगी ए बी इंटू, ये देखो बेटा ये 2 √3 है ऊपर, ये √3 है, 2 √3 प्लस 1 √3
3√3/4 इतना एरिया आ जाना चाहिए। क्या आंसर दे रहे थे? महत्तम क्षेत्रफल देखो जरा, 3√3AB/4 यही आंसर आ जाएगा आपका। आप बताइए प्रॉब्लम कहां पर हो रही थी आपको? यहां अवकलन में दिक्कत आ रही थी, इसके बाद जीरो रखने पर इसको sin 2 थीटा बना लिया गया था क्या? अच्छा, तो भी आ जाता, थोड़ा सा उसमें दूसरा कुछ करना पड़ता। आना तो वैसे ही है, उसको हमने नहीं बनाया है तो ऐसे कर लिया। आप बताइए। अच्छा, आप तो समझ आ रहे हैं ना आपको? आप नोट कर लें प्लीज इसे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। एक टंकी है जिसका आधार आयताकार है, उसकी दीवारें भी आयताकार हैं। दीवारों की 2 मीटर गहरी है और 8 मीटर क्यूब आयतन है उसका। बिना ढक्कन की टंकी मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, खुली टंकी। तो यार पानी गंदा हो जाएगा यार। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए ₹70 पर मीटर स्क्वायर और दीवारों पर ₹45 पर मीटर स्क्वायर व्यय होता है, मतलब जब बेस बनाता है, जो बनाने वाला है वो जब आधार बनाता है तो 1 मीटर स्क्वायर बनाने का 75-70 रुपए लेता है और दीवारों को बनाने का 1 मीटर स्क्वायर का 45 रुपए लेता है। तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या आएगी? अगर खर्चा हम न्यूनतम रखें तो क्या लागत से बन पाएगी टंकी? उसको आप देखिए, मैं एक छोटा सा फिगर उसका बना देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये एक टंकी है, देखो बेटा, ये इसका जो आधार है ना, ये वाला आधार, ये आधार आयताकार है भाई। समझ रहे हैं आधार कैसा है? ये आयताकार है, ऊपर ढक्कन इस पे है नहीं। इन्होंने बोला ये आधार आयताकार आधार एवं आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी, इसकी जो गहराई है टंकी की ये 2 मीटर है, मतलब टंकी की हाइट 2 मीटर की है और टंकी का आयतन 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। आयतन, गहराई को हम h मान लेते हैं, 2 मीटर, आयतन 8 मीटर क्यूब है। निर्माण करना है टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70, ठीक है। निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या होगी? देखो बेटा, उसके लिए ना हमको इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा भाई। पहले आधार का क्षेत्रफल चाहिए तो ही तो हम उसकी लागत निकाल पाएंगे। तो उसके लिए काम करते हैं, काम ये करते हैं कि आयतन का एक सूत्र आपको याद होगा। टंकी का आयतन, आयतन का सूत्र होता है बेटा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। याद आया आपको? आधार, टंकी का आयतन कितना दिया है? 8 मीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल कुछ भी मान लो, a मान लो, मालूम नहीं निकालना है। ऊंचाई कितनी है बेटा? 2, तो 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एरिया आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल करके आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब हमको इसकी लंबाई चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो मान लिया कि इसकी लंबाई है x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4/x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, आधार कैसा है? आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो ना, ध्यान से देखना, ये क्षेत्रफल किसका आया है बताओ? अच्छा, आधार का। और आधार का क्षेत्रफल क्या है?
अगर हम बाई चांस चौड़ाई को y मान लें और लंबाई को क्या मान लें, x, तो ये आधार का क्षेत्रफल है। और आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार आयताकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 4 किसके बराबर आएगा, एक्स वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/x। ये समझ में आया। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी, 4/x। तो यहां पर ये चीज लिख लेते हैं, माना टंकी की लंबाई x, तब टंकी की बेटा चौड़ाई कितनी हो जाएगी भैया, 4/x। कैसे कि अगर आप क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो x से x कट जाएगा, 4 क्षेत्रफल आ जाएगा और क्षेत्रफल 4 है। अब ऐसा करने आप सोचोगे x और y क्यों मना नहीं रहने दिया आपने। हमने इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि फाइनली हमको इसको एक वेरिएबल में बदलना ही पड़ेगा। तो अभी से बदल के चलो उसको, x और y 2 वेरिएबल मत लगाओ आप साथ में, एक ही वेरिएबल पे रख के चलो शुरुआत से ही। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये बेटा क्या आ गई, ऊंचाई। इतना समझ आ गया। अब उन्होंने बोला टंकी के निर्माण में आधार के लिए ₹70 पर मीटर स्क्वायर और दीवारों पर ₹45 पर मीटर स्क्वायर व्यय आता है, खर्चा आता है। मतलब बनाने वाला जब बेस बनाता है तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपए लेता है, और जब वो दीवारें बनाता है तो दीवारों के 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 45 रुपए लेता है। इस खर्चे को ही न्यूनतम करना है। तो टंकी को बनाने का खर्चा निकालो और वही हमारा क्या बन जाएगा, फलन बन जाएगा। तो टंकी के निर्माण में खर्चा, टंकी को बनाने में खर्चा। आप सोचो कि जैसे आप टंकी बनवा रहे हो, बेस बनाने का खर्चा कितना लेगा आदमी, वो 70 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, और बेस का पूरा एरिया कितना है, 4। ये देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लेता है वो, 70, और बेस का एरिया कितना है, 4 मीटर स्क्वायर। तो कितना रुपया लग जाए बेस बनावे में, खाली 70 गुणे 4, 280 रुपए। 280 रुपए तो केवल आधार के उसके होंगे। अब दीवारें बनाएगा, दीवारें कितनी बननी है, 4। ढक्कन बनना नहीं, तो ढक्कन की चिंता मत करो, दीवारों के बारे में सोचो। दीवार बनाने का खर्चा में 1 मीटर स्क्वायर जब एरिया आता है तो 45 रुपए वो लेता है। पूरी दीवारों का एरिया कितना होगा, आप ऐसे सोचो, इस कमरे से सोच लो। अगर हम इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो मुझे लंबाई गुणे चौड़ाई करनी पड़ेगी। लंबाई के लिए इसकी लंबाई चाहिए और चौड़ाई के लिए दीवार की क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो L इंटू एच, जितना क्षेत्रफल इस दीवार का आएगा उतना इस दीवार का भी तो आएगा। तो अगर L इंटू एच इसका एरिया है तो L इंटू एच इसका भी एरिया है। फिर तो कुछ समझ में बात आ रही है। कितना एरिया हो गया इन दीवारों का, 2LH, 2LH दोनों का मिला के। अब इस दीवार का सोचो, ये दीवार का अगर एरिया चाहिए तो इसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी और ऊंचाई लेनी पड़ेगी। BH इसका एरिया आएगा, चौड़ाई ऊंचाई। ऐसे ही उस दीवार का सामने वाली का BH, तो 2BH इसका हो गया। आमने सामने की 2 दीवारों का 2LH, आमने सामने की 2 दीवारों का 2BH, दोनों का जोड़ कितना आएगा, 2HL प्लस B, 2LH प्लस 2BH, 2H कर लिया कॉमन, तो क्या बन गया, इससे क्या मिलेगा, दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा। और फिर उसमें 45 का गुणा करना है। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 45 रुपया है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा। फिर 45 से गुणा, तो 45 गुणे 2H की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 2L प्लस B, L प्लस B, X प्लस 4/x। पहले हमें यह बताओ कि क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई। फिर से देखो, दीवार बनवाना है तुम्हें तो पहले चारों दीवारों का क्या करो, क्षेत्रफल निकालो।
ये है चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र, याद कर लीजिए, इसको कहीं नोट कर लें। टू एच एल प्लस बी, इतने मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 45 रुपए लगता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लगना चाहिए? 45 का गुणा, तो 45 गुणे 2 गुणे एच गुणे एल प्लस बी, 45 गुणे 2 गुणे एच की जगह पर भी 2 है, देखो, एल की जगह पर x है, बी की जगह 4/x है। ठीक है, अब खर्चा को क्या लिख लो आप चाहो तो p से नोट कर लो, 280 प्लस 45 दूना 90 दूना 180 x प्लस 4/x। ठीक है, आप चाहें तो इसका भी गुणा करवा दें, 280 प्लस 180x प्लस 720/x। ये p की वैल्यू निकल के आ गई बेटा, देखो। ठीक है, अब देखो ये खर्चा आ गया, इसको हमें कैसा रखना है? मिनिमम, और एक ही वेरिएबल है पूरे में। अब आप अपना काम शुरू कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन बेटा करोगे आप तो डी डी एक्स ऑफ p इज इक्वल टू, भैया देखो 280 अचर पद है, इसका तो अवकल गुणांक 0 हो जाएगा। ये 180 x का कितना होगा बेटा? 180 प्लस 720/x का क्या आएगा? हाँ, और 1/x का -1/x²। वेरी गुड, -1/x²। ठीक है, तो ये डी डी एक्स ऑफ p इज इक्वल टू 180 माइनस 720/x²। हमें तो खर्चा मिनिमम रखना है, तो क्रांतिक बिंदु पता लगाइए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ p शुड बी इक्वल टू 0। ये लिख देंगे 180 माइनस 720/x² इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो 180 इज इक्वल टू 720/x²। देन x² इज इक्वल टू 4, 0 से 0 कैंसिल, 18 1s are 18, 18 4s are 72। then x² is equal to 4 and x is equal to 2। वैसे तो ये प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन -2 इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज x इज द लेंथ ऑफ दिस टैंक, और लेंथ को कभी माइनस में नहीं लिखते, तो हमने माइनस नहीं लिया इस पे। x की वैल्यू भैया कितनी आ गई? 2 मीटर लंबाई आई है ना। अब 2 मीटर आने से क्या इस टंकी का खर्चा बनाने का न्यूनतम हो पाएगा? अभी ये पता नहीं लगा, तो इसका दोबारा अवकलन करो फिर। d² p/dx² इज इक्वल टू 180 का 0 माइनस 720, और बउआ 1/x² का बताओ, -2/x³ -2/x³। अब माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस, और ये हो गया 1440/x³। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर हम x की जगह 2 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर d² p/dx² इज इक्वल टू, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? x की जगह बेटा 2 लिख भी दोगे तो आना पॉजिटिव है उसको, इसलिए x बराबर 2 मीटर पर टंकी को बनाने का खर्चा कैसा है? न्यूनतम है। अब ये पता चल गया न्यूनतम है, पर खर्चा भी तो बताओ कितना लगेगा, इसलिए न्यूनतम खर्चा
न्यूनतम खर्चा। अब बताइए न्यूनतम खर्चा कैसे निकालें हम? कहीं खर्चा निकाला था आपने? ये निकाला है। इसी में जाके x की जगह क्या लिख दो? 2 लिख दो, खर्चा अपने आप आ जाएगा। 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 720/2। देखो बेटा ये कितना हो जाएगा? 360, और ये हो जाएगा 360, ये 720 हो गए और ये 1000 हो गए। कहने का मतलब यूं, उस टंकी को बनाने में कुल कितना खर्चा लगेगा आपका? 1000 रुपए का खर्चा आएगा टोटल, और बढ़िया टंकी बन जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग k है। एक वृत्त है और एक वर्ग है। ये हमने वृत्त बना दिया, देखो। चलो बाहर लिख देते हैं वृत्त, और दूसरी आकृति क्या ली जा रही है? आयत नहीं बेटा, वर्ग लिया जा रहा है। एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग k है। वृत्त का परिमाप निकालो, वर्ग का परिमाप निकालो, उनका जोड़ किसके बराबर है? k। और k कैसा है? अचर। सिद्ध करिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है। वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है, और दोनों के क्षेत्रफलों का योग कैसा है? न्यूनतम। एक काम मैं कर लेता हूं, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r और वर्ग की भुजा मान लेते हैं x। सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा x। ठीक है, और दोनों के परिमापों का योग जो है वो k के बराबर है। प्रश्नानुसार देखो, अच्छा ये क्या चीज बनाई मैंने बेटा? वर्ग। अब ये मुझे बताओ सिद्ध क्या करना है आपको? लास्ट में पर ये लिखा हुआ है वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है। वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है। x इज इक्वल टू 2r। वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर, यह सिद्ध करना है। प्रश्न के अनुसार दोनों की परिधियों का जोड़ k के बराबर। देखो लिखा है ना बेटा, वृत्त और वर्ग के परिमापों का योग k है। तो पहले हम वृत्त का परिमाप निकाल लो। वृत्त का परिमाप प्लस वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू क्या होगा? k के बराबर होगा। वृत्त का परिमाप कितना होगा? 2 पाई r। वर्ग का परिमाप अगर भुजा x है तो वर्ग का परिमाप बताओ। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू k। ये इतनी चीज आ गई। अब आप चाहें तो इसको ऐसा बना रहने दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जरूरत ना पड़े। अब क्या करना है बताओ? हमें दोनों के क्षेत्रफलों का योग निम्नतम दिखाना है। तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का योग वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का योग। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा कितना होगा? पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है ना, और क्षेत्रफलों के योग को क्या लिख लेते हैं? a। और इसी चीज को हमको क्या दिखाना है? निम्नतम दिखाना है। तो यही हमारा फलन है। अब बउआ फलन तो है, पर एक प्रॉब्लम है इस पे। दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, r और x। सिंगल वेरिएबल में बदलना है, कैसे कर सकते हैं ये काम?
यहां से हो सकता है, यहां से आप करिए। चाहे आप r का मान निकाल के इस पे रखो, चाहे आप x की वैल्यू निकाल के रखो, जो ज्यादा सुटेबल हो वही कर दिया जाए। क्या किया जाए, x का निकाल के रखा जाए कि r का? r का निकाल के रखा जाए। r वाले में पाई वाई नीचे सब आ जाएगा, x निकाल लो, सुटेबल रहेगा ज्यादा, है ना? थोड़ा सा उतना ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगी आपको। वैसे r से भी कोई दिक्कत नहीं है, r का निकालोगे तो k माइनस 2 पाई अपॉन में आएगा। चलो x ही निकाल लो आप यार, पहले इसको उधर भेजोगे फिर 4 भेजोगे तो x कितना आ जाएगा, k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। इतना समझ आया? ये x की जगह पर यहां लिख दो, पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो k माइनस 2 पाई r होल स्क्वायर बटे 16। और अब देखिए ये फंक्शन तैयार है, सिंगल वेरिएबल भी इसमें आ चुका है। अगर सिंगल वेरिएबल है तो अवकलन करिए। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ? ये तो 2 पाई r मिल जाएगा इस पे, 2 पाई r प्लस इसका करोगे तो 16 तो बना रहेगा। पहले एक्स स्क्वायर का सूत्र लगेगा 2r और फिर इसका करना पड़ेगा 2 इंटू के माइनस 2 पाई r अपॉन 16। और फिर बेटा जब k माइनस 2 पाई r का करने जाओगे तो k का 0 माइनस 2 पाई r का माइनस 2 पाई। ठीक है, 2 से ये 16 आप कैंसिल कर सकते हैं। अरे 8 टाइम्स में कैंसिल होगा तो डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2 पाई r। आप चाहें इससे भी ये कैंसिल कर सकते हैं। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। ये पाई आगे कर दिया, k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। ये डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू आ गई। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी आर ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये लिख लो 2 पाई r माइनस पाई k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजो तो 2 पाई r इज इक्वल टू पाई k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। उधर जाके प्लस हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये 8r इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r। इसको इधर ले आइए, 8r प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू k। r की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। ये r की वैल्यू आ जाएगी, r कॉमन कर लेंगे, 8 प्लस 2 पाई बन जाएगा। उधर जाके भाग में आ गया, r आ गया। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम। अब डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए, ये होगा, हाँ इसका अवकलन करना पड़ेगा। 2 पाई r का डेरिवेटिव बताइए। 2 पाई माइनस बेटा इसका डेरिवेटिव तो पाई बाई 4। इसका करोगे तो k का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई r का माइनस 2 पाई बच जाएगा। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई। ये बउआ प्लस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? प्लस
पाई स्क्वायर अपॉन 2, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब r की जगह ये लिखो और देखो कि इसका निशान कैसा आया। r इज इक्वल टू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई पर d स्क्वायर a अपॉन डी आर स्क्वायर। बहुआ कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बता सकते हैं? इसलिए r इज इक्वल टू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई पर, 8 प्लस 2 पाई पर दोनों के क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। दोनों के क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। अब न्यूनतम तो आ गया, पर आपको जो प्रूफ करना था वो तो अभी बना नहीं। वर्ग की भुजावृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है, ये सिद्ध करना है। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए? तो एक काम करो बेटा, आप देखो, हम उसके लिए ना इसकी हेल्प ले लेते हैं, और उसमें भी आप सोचो कि आपको x और r चाहिए, x और r चाहिए, आपको k चाहिए क्या? जो सिद्ध करना है उसमें k चाहिए क्या? k तो नहीं चाहिए, तो k हटाओ। कैसे? इससे k की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू यहां लिख दो जा करके। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 से ये इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r अपॉन 4, x इज इक्वल टू, तो बेटा बताओ k की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको? 8r प्लस 2 पाई r। ठीक है, तो k की जगह पर लिखेंगे 8r प्लस 2 पाई r k की जगह पर, फिर आगे माइनस लगाया 2 पाई r अपॉन 4 प्लस 2 पाई r से माइनस 2 पाई r कैंसिल हो गया, 4 से 8 को काट दिया 2 बार में, और आप देखिए यही आपको सिद्ध करना था, x इज इक्वल टू 2r। तो अब ये बताएं हमें, क्या आप ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वे आया समझ में? कितना इजी है देखो। बस जो आपको दिए जाए परिमाप दोनों का दिया गया था जोड़, तो हमने उससे इक्वेशन बना ली। क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम दिखाना था, तो उसी को हमने फंक्शन बना दिया और कैलकुलेट करते चले गए। नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा लिखा हुआ है, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। एक खिड़की है, और वो खिड़की बेटा कैसी है कि एक आयत बना हुआ है और उसके ऊपर अर्धवृत्ताकार एक ऐसा फ्रेम बना हुआ है। उसका खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूरी अगर परिमाप उसका लेंगे बाउंड्री, तो वो 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए जब खिड़की को हम पूरी तरीके से खोल देंगे तो लाइट ज्यादा से ज्यादा आएगी। पूर्णतया खुली हुई खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, अगर खिड़की पूरी खुली है तो लाइट ज्यादा कब आएगी? आंसर है, उस समय जितनी बड़ी खिड़की होगी उतनी ज्यादा लाइट अंदर आ जाएगी। बाहर तो लाइट बराबर ही है सब जगह, लेकिन अगर ज्यादा लाइट आप चाहते हैं तो खिड़की को और बड़ा बनवाओ। तो हम क्या चाहते हैं, लाइट ज्यादा अंदर आए कि कम आए? ज्यादा अंदर आए। इसके लिए क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? देखो कैसा घुमा के बताया उन्होंने इस बार। क्षेत्रफल का नाम नहीं लिया, नाम किसका लिया? प्रकाश का। पर आप समझदार हैं तो आप समझ गए कि प्रकाश ज्यादा अंदर आने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट एरिया ऑफ द विंडो शुड बी ग्रेटर। विंडो का एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रही बात आपको? तो ठीक है, विंडो का एरिया ही हमारा क्या बनेगा? फलन बनेगा। और खिड़की कैसी है ये तो देखो पहले। ये ऐसा आयताकार फ्रेम है, और इस आयताकार फ्रेम के ऊपर ऐसे एक अर्धवृत्ताकार ये बना हुआ है।
बना लीजिएगा अपने हिसाब से आप, ठीक है। ऐसी खिड़की बनी हुई है, कह रहे खिड़की की विमाएं बताइए। देखो एक आयताकार भाग है इसमें और एक वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार पार्ट है। हम बेटा एक काम कर लेते हैं, अगर ये अर्धवृत्त है बउआ, सुनिए ध्यान से, अगर ये अर्धवृत्त है तो ये उसका क्या है फिर? व्यास। अरे यार, अगर ये अर्धवृत्त है तो ये क्या है उसका? ये उसका व्यास है। और अगर ये उसका व्यास है तो इस व्यास का मिड पॉइंट क्या है? केंद्र। अगर ये केंद्र है तो यहां से एक तरफ की दूरी कितनी है? r, और ये दूरी भी कितनी है? r। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है? तो हम यहां पर लिख लेते हैं, माना खिड़की के अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या r है। अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी है? r है। अब बउआ हो, पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया? ये r है, ये भी r है, तो ये पूरा कितना हो गया? अगर ये 2r है तो ये कितना हो गया? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। बस इस भुजा को कुछ मान लो x, इसका कुछ नाम रख दो a, b, c, d और यहां पर e। तो माना AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, ये हमने और मान लिया। अब सबसे पहले दिया क्या गया है इसमें? दिया है पूरी खिड़की का जो परिमाप है वो 10 मीटर का दिया गया है, ठीक। 10 मीटर का परिमाप, खिड़की का परिमाप। खिड़की का परिमाप दिया जा रहा है 10 मीटर। परिमाप का क्या मतलब होता है? परिमाप का मतलब है पूरी आसपास की इसकी बाउंड्री, ठीक है। अब परिमाप हम निकालेंगे कैसे, बता सकते हैं आप? बताओ परिमाप। परिमाप में ये लेना पड़ेगा मुझे, फिर ये लेना पड़ेगा मुझे, फिर ये लेना पड़ेगा, फिर ये लेना पड़ेगा। उसी जगह पर आ गए। इतनी लेंथ अगर नाप लोगे तो ये परिमाप आ जाएगा। अब परिमाप में ध्यान से देखो, आयत की हमको कौन कौन सी भुजाएं लेनी पड़ी? ये वाली, ये वाली, ये वाली, और अर्धवृत्ताकार की ये वाली लेनी पड़ी। तो इसको निकाल के जोड़ो, वही परिमाप होगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ? x और x कितने हो जाएंगे? 2x प्लस 2r, और उसके साथ में बेटा ये आधे वृत्त की परिधि और पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई r, आधे वृत्त की परिधि पाई r केवल, और ये टोटल मिलके कितना है? 10 के बराबर। अब पहले ये बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आ गया है समझ में? ओके। अब चाहे x या r निकालना तो यहीं से पड़ेगा हमको। ये 2x, इससे r कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा अंदर? 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 10। इसे एक मान लो, जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमें अधिकतम क्या दिखाना है? प्रकाश आय अधिकतम। प्रकाश अधिकतम आने के लिए खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए, तो खिड़की का क्षेत्रफल निकालो। खिड़की का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, कोई आइडिया है आपके पास? पूरी विंडो का एरिया कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ये दो चित्रों से मिलकर बनी हुई है। एक इसमें आयत है और दूसरा आधा वृत्त है। तो आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। आयत का क्षेत्रफल बेटा कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2r इंटू एक्स, 2rx प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ पाई r स्क्वायर। नहीं समझ में बात आई आपको? पूरा वृत्त होता तो पाई r स्क्वायर, आधा वृत्त है इसलिए हाफ पाई r स्क्वायर। अब फंक्शन तो बन गया, पर प्रॉब्लम ये है दैट इन दिस फंक्शन देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड r।
और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक वेरिएबल में आ जाए, तो उसके लिए यहां से हेल्प लीजिए आप, कुछ भी करिए यहां से उसका मान निकाल के वहां लिखिए जा करके। तो क्या करेंगे बताइए, x निकाल लिया जाए, ठीक है। x निकालोगे तो क्या आएगा, पहले इसको उधर भेजोगे तो आएगा 10 माइनस r 2 प्लस पाई, 10 माइनस r 2 प्लस पाई अपॉन 2। क्या हुआ, x निकालेंगे ना, इसको उधर भेजेंगे आप, तो 10 माइनस r 2 प्लस पाई, और ये 2 गुणा में है ना, भाग में आ जाएगा। चलो रख देते हैं, a इज इक्वल टू, बेटा देखो 2r, x की जगह पर क्या लिखा जाए, ये लिख दिया जाए 10 माइनस r पाई प्लस 2 अपॉन 2, 2r इंटू 10 माइनस r पाई प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर। बेटा देखो ये 2 से ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, r को अंदर गुना करवा दो, 10r माइनस r स्क्वायर पाई प्लस 2, 10r माइनस r स्क्वायर पाई प्लस 2 प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर। वैसे आपको होता है इसमें भी r स्क्वायर, इसमें भी r स्क्वायर कर दो कॉमन, आप हम कॉमन कर लेते हैं r स्क्वायर। अगर बेटा हम दोनों से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या रह जाएगा, पाई बाई 2, और इसमें क्या रह जाएगा, माइनस पाई माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस है। देखो r स्क्वायर चला गया तो इसमें पाई बाई 2 बचा, इसमें माइनस पाई माइनस 2 बच गया। तो a इज इक्वल टू 10r प्लस r स्क्वायर, पाई बाई 2 में पाई माइनस होंगे तो माइनस पाई बाई 2 और माइनस 2। अब ये एरिया का फंक्शन तैयार है, r के पदों में है। आपको करना ये है कि r के सापेक्ष इसका क्या करोगे, अवकलन। तो क्या आप कर लोगे आगे, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये तो अचर ही है बेटा, इसको चिंता ही मत करना आप। अवकलन इसका होगा तो 10 आएगा और इसका होगा तो 2r आ जाएगा, ये वैसे ही लिखा रहेगा। फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए 0 के बराबर लिखेंगे, r निकालेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, r का मान लिखेंगे और देखेंगे कि क्या उसके लिए माइनस आया। माइनस आएगा तो खिड़की उच्चतम क्षेत्रफल की होगी, और अगर उच्चतम जब दिखा देना फिर भी आंसर नहीं आएगा, निकालना क्या है, खिड़की की विमाएं। खिड़की की विमाएं मतलब आपको x का मान चाहिए और आपको r की वैल्यू चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए आपको। तो आप कोशिश करिएगा, इसके बाद आपको लगाना है। अगर नहीं आए तो आप मुझे अगली क्लास में बताएंगे, हम सॉल्व करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो इसे नोट कर लें, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक रख लेते हैं, आगे और भी सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास पे। थैंक यू।